मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज टीचर्स डे है, तो उसके लिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जी हाँ, आप सभी को मेरी ओर से टीचर्स डे की मुबारकबाद हो। टीचर्स डे जो हम मनाते हैं हमारे भारतवर्ष में, ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है। और उन्होंने ये कहा कि मेरे इस दिन को आप टीचर्स डे या शिक्षक के दिन के रूप में मनाया जाए। 5 सितंबर 1888 से लेकर के ये शुरू हुआ और इसके बाद हम देखते हैं ये मनाया जा रहा है। हम देखते हैं कि मेरे मित्रों, टीचर्स डे बहुत अच्छा दिन है जहाँ पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं एक शिक्षक दिन के रूप में, और साथ साथ हम कुछ सीख भी ले सकते हैं कि हमें किस प्रकार का टीचर होना चाहिए, क्या हम सफलतापूर्वक अपने टीचिंग का काम, शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी। तो आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये देखना मांगते हैं कि बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। हमारे जो सबसे मुख्य टीचर हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, द मेन टीचर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उससे हमें सीख लेना है कि जब वो हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, हमारा मास्टर है, तो जैसा वो और उसकी सोच, प्रभु की सोच जैसी है, वैसी ही आपकी और मेरी सोच भी हो। चाहे हम काउंसलिंग रूम में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे हम किसी से बात क्यों ना कर रहे हो, हम एक तरह से टीचिंग का काम करते हैं व्यवहारिक रूप से। मैं आपके लिए कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 29 पद लिखा हुआ है। हमारा जो टीचर है, हमारा जो मास्टर है, हमारा जो गुरु है, वो क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सो हम देखते हैं कि हमारा जो टीचर है, हम प्रभु यीशु मसीह से ये सीख ले सकते हैं कि हमें मन में क्या होना है? दीन होना है। उसी के साथ साथ मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 10 पद लिखा हुआ है कि और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। 9 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता स्वर्ग में है, और स्वामी भी नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, यीशु मसीह। तुम जो बड़ा होना मांगते हो वह तुम्हारा सेवक बने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे मित्रों कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो मानसिकता थी, सोच थी, वो दीनता वाली थी, सेवक वाली थी, दास वाली थी। और यही बात आपको और मुझको, जो विशेष करके टीचर्स का काम करते हैं, शिक्षक का काम करते हैं, आपको और मेरे को ये बिल्कुल देखना है इसके बारे में। एक बार हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13-14 में क्या लिखा है। लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। एक टीचर होकर भी, गुरु होकर भी उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। तो यहाँ से हम देखते हैं एक नम्रता वाली बात देखते हैं जो हमें और आपको सीखना है। अब आइए बाइबल में अगर हम देखें, 10 कमांडमेंट दिए गए हैं। जो निर्गमन है उसके 20वें अध्याय में लिखा है 10 कमांडमेंट, या ज़्यादातर हम उसको 10 कमांडमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो मैं भी टीचर्स डे के लिए 10 कमांडमेंट यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए मैंने लिखा है, क्योंकि मैं भी खुद टीचर रहा कई सालों तक, और अभी भी मैं टीच करता हूँ ऐसे जब भी मौका मिलता है। आइए हम कुछ टीचर्स के बारे में 10 कमांडमेंट या 10 कमांडमेंट के बारे में देखें। पहली बात, पहला कमांडमेंट, पहली आज्ञा ये है कि आप एज ए टीचर, मैं, हम सब, चाहे हम क्लासरूम में हो, बाहर हो,
या किसी के साथ बात कर रहे हो कि हम अपने मन में, मस्तिष्क में ये धारणा ले लें कि हमारा एब्सोल्यूट जो अथॉरिटी है या प्रभुत्व है या अधिकार है वो बाइबल है। बाइबल से ही हमें सब कुछ प्रकट होता है। और दूसरी जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उन सबों का जो स्रोत है वो बाइबल है। तो जो परमेश्वर जिसका इसका रचने वाला है, बाइबल का रचने वाला है, उस पर और मेरा और आपका पूरा विश्वास हो, टोटल फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन पर पूरा मेरा विश्वास हो। दूसरी आज्ञा, कंटिन्यूली मैं और आप, हम जो शिक्षक हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वही जीवन है, वही रास्ता है, वही मार्ग है, वही सच्चाई। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो एक टीचर, एक सफल टीचर होने के लिए हमें जो सतगुरु है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा टीचर है, उसको हम ध्यान में अपने जीवन में प्रभुता दें। फिर उसके बाद तीसरा कमांडमेंट, द थर्ड कमांडमेंट है, वो ये है कि जब भी हम टीचर करने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, तो हम ज़रूर से अपने आप को हर प्रकार से तैयार करें। विशेषकर एकेडमिकली हम अपने आप को तैयार करें। आत्मिक रूप से तो तैयार करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ हम जो हमारी जो कंटेंट है, हमारा जो लेसन है, उसको हम अच्छी तरह से स्टडी करें ताकि अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से बता सकें। और चौथी कमांडमेंट में ये बोलूँगा कि जो भी पैसा, टाइम, टैलेंट, मनी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, जो पैसा दिया है, जो टैलेंट दिया है, जो वरदान दिए हैं, जो टाइम दिए हैं, उसको हम अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें। ये चौथा कमांडमेंट है। Thou shall understand that thy time, talent, money and energy are not to be wasted but are to be invested as a good steward of Jesus Christ. So हम एक अच्छे भंडारी के नाते अपने इन बातों को अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करना। फिर पांचवा कमांडमेंट ये है कि जो भी हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, चाहे बाइबल स्टडी हो या क्लासरूम सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में जब भी हम कुछ बात सिखाते हैं एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, तो हमें ये देखना है कि हम उनको परमेश्वर के रूप में बनाए गए उस दृष्टिकोण से देखें। ये ना देखें कि वो स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ। नहीं नहीं, फिर तो परमेश्वर का जो प्रभुत्व है वो नहीं रहेगा। जी नहीं, क्योंकि नम्रता कहाँ आएगी? नहीं आएगी। हमें उसी दृष्टिकोण से देखना उन स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को जो प्रभु यीशु मसीह देखता है। फिर छठवां जो आज्ञा है, द सिक्स कमांडमेंट है, वो ये है कि हम अपने छात्रों का सम्मान करें, उनकी जो डिग्निटी है उनको हम समझें और उनको वो प्रेम, वो समझ करके उसे परमेश्वर के अधीन में उनको छोड़ें। सो हमें अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छे सीखने वाले के रूप में देख सकें। ठीक है। फिर जो सातवां कमांडमेंट ये है कि जो भी आप टीच करते हैं या मैं टीच करता हूँ या हम सब टीच करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि मैं अपना संपूर्ण कार्य पूरे शक्ति के साथ, पूरे मानसिकता के साथ, पूरी बुद्धि के साथ मैं उन्हें सिखाऊं। ये नहीं कि थर्ड क्लास करके काम कर दिया। आजकल कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पर, और वो कभी कभी तनख्वाह या सैलरी की वजह से काम कर लेते, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में। नहीं, हमें जॉय होना चाहिए, हमें आनंद होना चाहिए कि मैं इनको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सातवां कमांडमेंट है। फिर उसके बाद आठवां कमांडमेंट ये है कि आप ध्यान रखें, हम ध्यान रखें कि मेरा जो शरीर है, मेरी जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा इसका नियंत्रण या इसका संचालन होना चाहिए। फिर हम एक और देखते हैं, नौवां कमांडमेंट, नाइन्थ कमांडमेंट, वो इस प्रकार से है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को परमेश्वर के हाथ में सौंपूं,
हो सकता है जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ शायद प्रार्थना का उतना महत्व न हो, लेकिन आप अपने जो स्टूडेंट हो अपने मन में उन सबों के लिए अगर आप नाम जानते हैं तो आप ज़रूर उनको अपने मन में प्रार्थना के द्वारा समर्पित करिए। एक अच्छे पहचान है एक अच्छे टीचर की, ठीक है। तो ये 9वां कमांडमेंट हुआ। और 10वां कमांडमेंट, द 10th कमांडमेंट ये है हम सब टीचरों के लिए कि हमारी पूरी टीचिंग, हमारा पूरा शिक्षा प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा, उसके निर्देश के अनुसार हमारा टीचिंग प्रोफेशन होता चला जाए। ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। और जब हम आत्मिक रीति से पूरा जब परिपक्व हो जाएंगे तब हमारी टीचिंग पर इसका क्या होगा, बहुत अच्छा सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा मेरे टीचिंग प्रोफेशन में और हमारे स्टूडेंट में। एक एनवायरनमेंट जो वातावरण होगा वो एक मसीही वातावरण होगा। हो सकता है आप क्रिश्चियन स्कूल में टीचिंग ना करते हो, लेकिन फिर भी आपके हाव भाव चाल चलन और जो शिक्षा आप देते हैं स्टूडेंट्स को, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ पेश करने वाला हूँ और आशा है आप इस पर ध्यान देंगे, और वो ये है कि मैं एज ए टीचर, आप एज ए टीचर अपने आप को ज़रूर इवैल्यूएट करिए, अपने आप को आंकिए कि कहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न है मैंने यहाँ पर एक टीचर सेमिनार में हमने लिया था, तो उसी को मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि क्या मैं अपने टीचर के प्रोफेशन में मैं फिट बैठ रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। आत्मिक रीति से तो हम अप्रोप्रिएटली तैयार हो जाएंगे जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, लेकिन दूसरा भाग ये भी है कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल टीचर बन सके। हमें अपने प्रोफेशन पर एक तरह से मान सम्मान होना चाहिए कि भाई मैं एक टीचर हूँ। सो आइए कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा और उसका अवलोकन आप करिए कि हाँ मैं यहाँ ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत अच्छा मैं इसमें कर रहा हूँ या सबसे बेस्ट कर रहा हूँ या कर रही। तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ूँगा और उसका जवाब आप खुद अपने मन में दें, और जहाँ कमी है, जहाँ आप सोचते हैं कि नहीं इस इलाके में मैं कमज़ोर हूँ, तो ज़रूर आप उसमें आप और अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा इसमें आपकी अगुवाई करेगा यदि आप ऑनेस्टी या बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसका उत्तर देंगे, ठीक है। आइए, सो पहला प्रश्न ये है कि एज ए टीचर मेरा अपीयरेंस कैसा है? मैं जब अपने कक्षा में जाती हूँ, क्लास में जाती हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो मेरा जो बाहरी रूपरेखा वो कैसा है? बाल बने हैं ठीक से, कपड़े ठीक से हैं, साफ़ सुथरे हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे कि कोई लोग अफेंड हो सके, किसी को धक्का पहुँचे। क्या मेरा अपीयरेंस, मेरा बाहर का जो रूपरेखा है वो क्या ठीक तरह से है या कहीं गड़बड़ी, या ऐसे ही मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ? ये बाहर का देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले आपके बाहर चेहरे को देखते हैं, आपके हाव भाव को देखते हैं, आपके अपीयरेंस को देखते हैं, फिर अंदर वो मन की बात सोचते हैं, ठीक है। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न अवलोकन के लिए है, क्या मेरा जो प्रिपरेशन है, मेरी तैयारी है, जो मुझे टीच करना है, क्या मैं उसके लिए पूरी रीति से तैयार हूँ? क्या मैंने उसका अध्ययन किया है? बीच में कहीं मैं अटक तो नहीं जाऊँगी या अटक तो नहीं जाऊँगा? तो क्या आप अपने लेसन को, अपने जो टीचिंग मटेरियल है, क्या आपने उसको सही तरह से प्रिपेयर किया है? ये बहुत ज़रूरी है। नहीं करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत होगी। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ, बाद में मुझे पता पड़ता अरे ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ें। जब मैं टीच करता हूँ या करती हूँ तो मेरा जो जेस्चर है, मेरा हाव भाव, मेरा जो पॉस्चर है, मैं खड़े रहने का जिस प्रकार से मैं खड़ा होती हूँ या जिस प्रकार से मैं हाव भाव करती हैं, आँख के द्वारा, फेस के द्वारा, कंधों के द्वारा, हाथों के द्वारा,
तो क्या वो मेरे लेसन के प्रति बिल्कुल अनुकूल है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम मूर्ति बना खड़े रहें एक जगह पर तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्या इसमें आप बिल्कुल दक्ष हैं, ठीक हैं, या इसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आपको देखना है। उसके बाद मैं आपसे बोलूँगा, या जो प्रश्न यहाँ पर मेरे सामने हैं वो ये है कि क्या मैं स्टूडेंट्स को, जो मेरे छात्र हैं, उनको मैं इनकरेज करता हूँ, उत्साहित करती हूँ कि भाई आप लोग प्रश्न पूछें मेरे जो लेसन से संबंधित। अगर मैं प्रश्न अलाउ नहीं करता हूँ तो ये तो बहुत दुख की बात है। आप ज़रूर स्टूडेंट से पूछे, आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्लियर करना मांगता है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर मौका दें अपने स्टूडेंट्स को कि वो आपसे प्रश्न पूछें, इनकरेज करिए अगर कोई प्रश्न किसी के पास है। और यदि बहुत ज़्यादा प्रश्न अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं तो आप उसको बोले कि अच्छा ठीक है, हम लेसन के बाद हर एक का प्रश्न जवाब दे देंगे। सो इस बात का आप ध्यान रखें। एक और चीज़ है जो आप आजकल के ज़माने में, मीडिया के ज़माने में, क्या मैं AV इस्तेमाल करता हूँ, मेरा ऑडियो जो है, मेरा बोलने का जो तरीका है वो क्या ठीक है? क्या मैं कोई ऑब्जेक्ट लेसन दिखाता हूँ या कोई ऐसे चीज़ के द्वारा विजुअल इफेक्ट देता हूँ, पिक्चर्स है, डायाग्राम्स है, ऑब्जेक्ट है या कुछ एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं देख करके उस पर थोड़ा और समझेंगे। यदि आपके पास पावर पॉइंट है तो वो अच्छा है, वो इस्तेमाल करिए आप, उससे बहुत इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है टीचिंग पर। मैं पावर पॉइंट बहुत इस्तेमाल करता हूँ अपने टीचिंग में, और मैंने देखा है कि पावर पॉइंट इस्तेमाल करने से वे और अच्छी तरह से समझते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर समय पावर पॉइंट इस्तेमाल करें, लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसी टीचिंग मटेरियल है जो उतना समझ में नहीं आए उनको, तो या तो ऑब्जेक्ट लेसन है या पावर पॉइंट दिखा करके आप उनको दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर और भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आप समझा सकते हैं और अच्छी तरह से, तो उसको भी इस्तेमाल करें। हर समय नहीं, लेकिन कभी कदार अच्छा रहता है। फिर एक और चीज़ है, जब भी आप पढ़ाएं तो हम एज ए टीचर उसको अलग अलग टीचिंग मेथड इस्तेमाल करें। कभी लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो कभी बातचीत या डिस्कशन, तो कभी क्वेश्चन आंसर, तो कभी शो एंड टेल, दिखाइए और बताइए, या कभी डिबेट हुआ, या तो शॉर्ट स्टोरी हुई, एग्जाम्पल्स हैं, है ना, पोएट्री हुई। सो ऐसे कुछ मेथड्स है जिससे कि आप अपने टीचिंग को और इंटरेस्टिंग और प्रभावित बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, और वो ये है कि क्या आप अपने टीचिंग में इलस्ट्रेशन इस्तेमाल करते हैं, क्या एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट है और अच्छी तरह से समझे। अगर ये आप नहीं करते हैं तो ज़रूर करिए, और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर, टीवी, नेट, आजकल नेट का तो ज़बरदस्त बोलबाला है, तो ज़रूर नेट से इंफॉर्मेशन लीजिए और उसको इलस्ट्रेशन के रूप में या एग्ज़ाम्पल के रूप में ज़रूर आप इस्तेमाल करें, ताकि और अच्छी तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, वो उसको समझ सके। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप बोलें तो आपकी आवाज़ साफ सुथरी वो ऑडियो में आ जाता है, और क्लियर हो, साफ वर्डिंग हो, चाहे वो इंग्लिश में बात कर रहे हो या हिंदी में बात कर रहे हो या कोई भी भाषा में आप उसको कर रहे हैं। क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। साफ सुथरी आवाज़, साफ रीति से उच्चारण हो, ताकि छात्रों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छे से अच्छे टीचर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये मत सोचिए कि परफेक्ट टीचर होने का बिल्कुल परफेक्ट है। हम कभी भी परफेक्ट टीचर नहीं हो सकते। हाँ, हम परफेक्ट टीचर की राह पर हैं। कोई ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकता है और कोई उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाता। आपने देखा हो कभी कभी कुछ छात्र जो हैं वो कुछ टीचरों को बहुत पसंद करते हैं। बोले यार वो जब पढ़ाती है या पढ़ाता है ना, समझ में आता है। और किसी दूसरे के बारे में बोले, अरे वो तो जब वो पढ़ाता है तो भैया हमें तो नींद आने लगती है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत नकारात्मक रिस्पॉन्स है, फीडबैक जिसे हम कहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम कहते हैं, पढ़ाने का कैसा है, आवाज़ वैरायटी है उसमें, और ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी, क्या ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टीचिंग करियर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। एक और बात आप ध्यान में रखिए, या प्रश्न है कि क्या मैं क्लास का टाइम फालतू की बातों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सचमुच में एक एक मिनट इस्तेमाल हो रहा है मेरे पढ़ाने में। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्लास का टाइम सही रूप से इस्तेमाल करें, ताकि टाइम आपको दिया गया है 50 मिनट या 45 मिनट, वो सही रूप से इस्तेमाल हो सके। फिर और एक चीज़ आप देखिए, एक इवैल्यूएशन के रूप में, अवलोकन के रूप में, मेरा संबंध दूसरे टीचर्स के साथ कैसा है। कभी भी क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा टीचर है, टीचिंग है, सब कुछ है, लेकिन संबंध क्या है दूसरे टीचरों के साथ उतना अच्छा नहीं है। नहीं, हमारा सबों का संबंध, सबों के साथ एक अच्छा रैपो होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आप अपने अवलोकन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर सोचें इस टीचर्स डे में। और आशा है कि आप अपने टीचिंग प्रोफेशन में एक एक्सेलेंट टीचर बनेंगे, जहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन लेवल छात्रों के साथ बिल्कुल मैक्सिमम हो सके। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ी बात याद रखें कि आपका और मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ हो। वो हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है, और इसलिए आइए हम इस टीचर्स डे में अच्छे टीचर बन जाए, अच्छा कम्युनिकेट करने वाले बन जाए, वार्तालाप करने वाले बन जाए, ताकि मेरी टीचिंग दूसरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या चर्च में, कलीसिया में, या कहीं भी हम टीच कर रहे हैं, वहाँ पर एक आशीष का कारण बन जाए। सो फिर से मैं आप सबों को कंग्रेचुलेट करूँगा और बोलूँगा हैप्पी टीचर्स डे।